नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए क्विज के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? अकीम स्टीनर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख हैं? गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आखिरी दिन आयोजित जो समारोह होता है उसका नाम क्या है? दुनिया का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन सेंटर है, इसका निर्माण भारत के किस शहर में किया गया है? आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। संप्रीति नाम का जो युद्धाभ्यास होता है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है और 2020 में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? मेघालय राज्य में। बांग्लादेश के साथ में हम एक युद्धाभ्यास और करते हैं जिसका नाम है मैनामती मैत्री। और मैनामती मैत्री में से अगर आप मैनामती को हटा देंगे तो केवल बचेगी मैत्री। और मैत्री नाम का जो अभ्यास है वो हम लोग करते हैं किसके साथ में? थाईलैंड देश के साथ में। अकीम स्टीनर की बात करते हैं तो ये प्रमुख हैं यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क शहर में। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आखिरी दिन जो समारोह आयोजित किया जाता है इसका नाम होता है बीटिंग द रिट्रीट। क्या नाम है? बीटिंग द रिट्रीट। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है इसका निर्माण किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं हैदराबाद में, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर बायो एशिया का आयोजन किया गया, बायो एशिया 2020 का, जिसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। उसके अलावा ग्रामीण लोगों का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है अंतः प्रज्ञा, उसका भी आयोजन हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद में आपको मिलेगा बेगम पेट हवाई अड्डा। तो बेगम पेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया गया जिसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। और हैदराबाद में अमेजन कंपनी ने अपना सबसे बड़ा कैंपस भी खोला है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसके कार्यकारी निदेशक हैं जनक राज। और मौद्रिक नीति समिति में कुल मिलाकर के 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं सरकार की तरफ से और 3 होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और अभी इनकी बैठक हुई है मई माह में ही, जिसमें बैंकों से संबंधित जो दरें हैं उनमें कुछ संशोधन किया गया है। जैसे कि जो हमारा रेपो रेट है इसे निर्धारित किया गया है 4%। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो इसे निर्धारित किया गया है 3.35%। MSF जिसे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं उसे निर्धारित किया गया है 4.25%। और जो हमारा बैंक रेट है वह है 4.25%। वहीं पर CRR के बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसमें कटौती इससे पहले की गई थी। ये पहले था 4%, अब इसे घटा करके 3% किया गया है। और आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इन्हें इस वर्ष बैंकर्स मैगजीन के द्वारा एशिया पैसिफिक के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। भारत सरकार द्वारा किस ऐप को ओपन सोर्स घोषित किया गया? किस कंपनी द्वारा ऑर्डर मी ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया? फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप के विजेता कौन सा देश रहा है? पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने? और संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ओपन सोर्स होता क्या है। तो देखिए, जो भी हमारे ऐप होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एक कोड होता है। क्या होता है? उनका एक कोड होता है और इस कोड के बारे में सारी जानकारी होती है डेवलपर के पास में, यानी कि जो इस कोड को लिखता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप है इसे अब ओपन सोर्स घोषित कर दिया गया है, यानी कि पब्लिक डोमेन में रखा गया है, जहां पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन सजेस्ट किया जा सकता है किसी डेवलपर के द्वारा। और किसी के द्वारा अगर कोई परिवर्तन सजेस्ट किया जाता है तो उसे यहाँ पर इनाम भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा ऑर्डर मी ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया? यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसी प्रकार से ऑर्डर मी नाम का जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है पतंजलि ने। पतंजलि कंपनी जिसके संस्थापक बाबा रामदेव और बालकृष्ण है, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हरिद्वार में। और पिछले वर्ष पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा रुचि सोया का अधिग्रहण किया गया था। फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप के विजेता कौन सा देश है? तो ये विजेता रहा है चीन देश और इसने फाइनल में हराया है किसे? अमेरिका को। पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन है? तो इसके पहले हिंदू पायलट है राहुल देव। ध्यान रखिएगा, फिडे जो है इसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर में।
तो पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट हैं राहुल देव। संदीप कुमार की बात करते हैं तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं और अभी इन्हें वाडा के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। द सरस कलेक्शन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया गया? वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है इससे कुल कितने भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा? वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी इस पुस्तक के लेखक कौन है? खबरों में रहा 1 in a million क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अब आइए इनके उत्तर जानते हैं। द सरस कलेक्शन नाम का जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। किस पे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पाद बेचे जाएंगे। जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार है इससे कुल 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया। नाम कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारे हैं मुख्तार खान, एक हमारे हैं दार यासीन और एक है चन्नी आनंद। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, वुहान के ऊपर इस पुस्तक को लिखा है फेंग फेंग ने। किसने? फेंग फेंग ने इस पुस्तक को लिखा है। खबरों में रहा 1 in a million क्या है? तो यह एक बाह्यग्रह यानी कि एक्सो प्लैनेट है। और अगर आपको ऑप्शन में सुपर अर्थ मिलता है तो भी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि जब कोई बाह्यग्रह जिसकी खोज की जाती है और उसका आकार पृथ्वी के समान होता है तो उसे हम लोग सुपर अर्थ के नाम से भी जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पहले नाम था हैले नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड राज्य में आपको मिल जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में यानी कि 1936 में। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर यानी कि संगरोध केंद्र बनाया। तो ये रहा आपका क्विज में आपने कितना स्कोर किया यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप किसी अदर करंट अफेयर के चैनल के बारे में बता दीजिए, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसके आधार पे कौन सा बेस्ट करंट अफेयर का चैनल है, ये आप स्वयं से ही चुन सकते हैं। तो वुहान वायरस अपडेट आइए जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक 59,79,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,64,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो कल के डेट में कुल 8,000 नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए और यहाँ पर 4980 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वह दिन ब दिन हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करिए। और करंट अफेयर की क्लास बंद हो रही है तो ऐप के ऊपर अब आपको आने वाले समय में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री, साइंस, इन सब के क्विज और इन सब की जो PDF है या पोस्ट है वह भी आपको वहाँ पर मिला करेगी। तो वहाँ से आप चीज़ों को अब पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 29 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो पाचन संबंधित जो भी रोग होते हैं उनके संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2 बॉडी हैं, एक का नाम है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है WGO फाउंडेशन। तो इनके द्वारा इसे मनाया जाता है। और विषय क्या है? तो विषय है गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आर श्रीलेखा को किस राज्य के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में नियुक्त किया गया? बात हो रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। तो ये बन गई है केरल राज्य की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो केरल राज्य में जो फायर और रेस्क्यू सर्विसेज है उसकी DGP के रूप में नियुक्त किया गया है आर श्रीलेखा को। ये वर्तमान में जेल और सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक के पद पर तैनात थी। 1985 बैच की ये IPS ऑफिसर हैं और इसके अलावा केरल राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं आर श्रीलेखा। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा केरल राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विश्वास मेहता को। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और एक DGP अभी इस वर्ष और बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है BK जौहरी, जो कि हमारे BSF के महानिदेशक थे। तो ये DGP बने हैं मध्य प्रदेश राज्य के और मध्य प्रदेश के नए सचिव भी बन गए हैं। उनका नाम है इकबाल सिंह। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। केरल के राज्य के द्वारा तिरंगा नाम के पहल की भी शुरुआत की गई थी।
किस राज्य की सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, सहजन हो गया। तो इन सब के वृक्ष 800 किलोमीटर रोड की चारों तरफ लगाए जाएंगे। 18 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी और ये पहले ही दिल्ली यमुनोत्री राज्य हाईवे के ऊपर लागू किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे कारणों से यह न्यूज़ में रहा था, जैसे कि इन्होंने अपने कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया, पूल टेस्टिंग की शुरुआत की, उसके अलावा अपने यहाँ के अदालतों को डिजिटल किया, यानी कि डिजिटल तरीके से मामलों की सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। सप्लाई मित्र और अन्नपूर्णा नाम के पोर्टल को भी इन्होंने लॉन्च किया और सिडबी के साथ में मिलकर के अभी इन्होंने स्टार्टअप फंड की भी घोषणा की है, यानी कि उसे भी लॉन्च किया है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की हैं गवर्नर। अस्थाई खाता संख्या, बात हो रही है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे आप लोग पैन कार्ड के नाम से जानते हैं। इसके तत्काल आवंटन सुविधा का किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं, कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है, आप में से कई सारे लोगों ने बनवाया भी होगा, तो इसके लिए पहले फॉर्म भरा जाता था, बाद में वो सारी चीज़ें काफ़ी समय के बाद में होती थी और उसकी आपके यहाँ पर डिलीवरी होती थी। लेकिन अब जो सुविधा शुरू की गई है, इसके माध्यम से अगर आपके पास में आधार नंबर है 12 अंकों वाला और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, तो आपको तुरंत आपका इलेक्ट्रॉनिक पैन नंबर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कागज़ का उपयोग है उसकी उपयोग को पूरी तरीके से समाप्त किया गया है और यह जो पैन नंबर होगा बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आधार हमारा 12 अंक का होता है और जो पैन नंबर होता है ये होता है 10 अंक का। तो इसमें शुरुआत में अल्फ़ाबेट होते हैं 5, उसके बाद में 4 लेटर होता है और लास्ट में भी एक अल्फ़ाबेट होता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको याद होगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो हमारे यहाँ की मेजर सुमन गवानी हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशन के पास में एक फोर्स होती है, विभिन्न देशों के सैनिक इसमें जाते हैं और इन सैनिकों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जिस भी देश में अशांति होती है वहाँ पर तैनात किया जाता है। जैसे कि साउथ सूडान हो गया, तो साउथ सूडान में तैनाती की जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सैनिक दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर इनके खिलाफ भी लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि इनको भी लड़ना पड़ता है। तो कई सारे सैनिकों की डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत जो भी जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं या उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए या उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार की है वुमेन इन पीस कीपिंग, यानी कि शांति को बनाए रखने में महिला, ए की टू पीस, ये इस बार की थीम है। यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करते हैं तो अरब और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में इसकी स्थापना 29 मई 1948 को की गई थी। किस राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल 2020 को कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन किया जाना था गोवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ये हमारे राष्ट्रीय खेल का 36वां संस्करण है। जो पहला राष्ट्रीय खेल था यह 1924 में उस समय के भारत यानी कि लाहौर में आयोजित किया गया था। इसका मैस्कॉट भी लॉन्च किया गया है इसी वर्ष, जो कि है रूबीगुला, जो कि गोवा की राजकीय पक्षी है। 2021 का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वह आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। 2022 का जो है उसे मेघालय में आयोजित किया जाएगा और मेघालय वाले के मैस्कट को भी लॉन्च किया गया है, जो कि है क्लाउडेड लियोपर्ड। ये इसका मैस्कट होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसका जो कार्यकारी बोर्ड होता है इसके दो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं की सलाह पर
ओलंपिक चयन आयोग कार्य करता है। नरेंद्र बत्रा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी इनके कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। ये FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। IOC की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बॉच। और जो हमारा FIH है यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा लोजेन में। मई 2020 में वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये इसका था 22वां संस्करण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो आयोजन हुआ इसमें हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई और इसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की है। ये जो हमारा परिषद है इसकी स्थापना रघुराम राजन समिति की अनुशंसा पर 2008 में अनुशंसा की थी। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, इनके द्वारा 2010 में इसे स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विप्रो कंपनी ने अपने नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आबदाली नीमचवाला जो कि इसके MD और CEO थे, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। तो अब उनके स्थान पे नए MD और CEO होंगे थियरी डेला पोर्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थियरी डेला पोर्ट की बात करते हैं तो ये कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और ये भारत के किसी भी टेक कंपनी के पहले विदेशी MD और CEO बन गए हैं। विप्रो कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में और पिछले वर्ष अजीम प्रेम जी के स्थान पे इनके पुत्र ऋषभ प्रेम जी इसके अध्यक्ष बने थे। और विप्रो 3D ने DRDO के साथ में मिलकर के PPE किट का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ ने कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए कितने यूरो की निधि की घोषणा की? तो यहाँ पर 750 बिलियन यूरो के रिकवरी फंड की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों को कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए मंदी से उबारने के लिए इस रिकवरी फंड की घोषणा की गई है। इससे पहले फ्रैंको जर्मन मॉडल के अंतर्गत फ्रांस और जर्मनी के द्वारा 543 बिलियन डॉलर की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था। यानी कि जो भी प्रभावित देश हैं उनको मदद दी जाएगी, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियली स्थापना 1999 को हुई थी। कई सारे पैक्ट हालांकि इसके पहले साइन किए जा चुके थे। मुख्यालय है बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में। सदस्य देशों की संख्या है यहाँ पर 27 और ध्यान रखिएगा इससे पहले थे 28, लेकिन 31 जनवरी 2020 को फाइनली ब्रिटेन जाकर के इससे बाहर हुआ। और ब्रसेल्स में ही आपको नाटो का भी मुख्यालय मिलेगा। नाटो को अभी ज्वाइन किया है किसने? उत्तर मैसेडोनिया ने 30वें सदस्य के रूप में। किस बैंक ने सावधि जमा यानी कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनकी ब्याज दरों में 40 BPS यानी कि बेसिस पॉइंट की कटौती की? तो ये कटौती की है भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब जो भी लोग नए फिक्स डिपॉजिट करेंगे या फिर उनका कोई पुराना फिक्स डिपॉजिट होगा जो कि मैच्योर होने पर यानी कि परिपक्व होने के बाद में उसे वे रिन्यू करेंगे तो उनके ऊपर ये लागू होगा। ध्यान रखिएगा इससे पहले जिन्होंने किया है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो सभी तरह के सावधि जमा पर इसे लागू किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और MD तो इसके कई सारे होते हैं। मई 2020 में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है क्वारैसा अब्दुल रहीम को, जो कि है दक्षिण अफ्रीका की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वारैसा अब्दुल रहीम की बात करते हैं तो ये एक HIV शोधकर्ता हैं और इन्हीं के द्वारा महिलाओं को HIV के संक्रमण से बचाने के लिए टॉपिकल जेल की खोज की गई थी। तो इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार की, तो इसे फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम क्वारैसा अब्दुल रहीम की एक बार फिर से बात करते हैं तो अफ्रीका का जो सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम इन साउथ अफ्रीका है उसकी प्रमुख हैं क्वारैसा अब्दुल रहीम। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी, इसका नाम बदला गया है। तो नए नाम में P का मतलब क्या है? तो जो पुराना नाम था उसमें P का मतलब था प्लास्टिक्स, लेकिन अब जो नया नाम है इसमें P का नाम है पेट्रोकेमिकल्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अब केवल पी से प्लास्टिक को चेंज करके पी से पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसका नया नाम है उसे तमिलनाडु समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। बात करते हैं CIPET की, तो यह हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कई सारे इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और इसके मंत्री कौन है? DV सदानंदा गौड़ा, जो कि कर्नाटक के पूर्व CM रह चुके हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है वह आपको नीचे बताना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ये कमी होगी 5% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। S&P अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके अलावा फिच, मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, इनके द्वारा भी GDP में 5% का अनुमान लगाया गया है, कमी का अनुमान। अब देखिए, एक होता है GDP ग्रोथ, यानी कि अगर भारत की GDP मान लीजिए 100 रुपये है, तो अगर हम कहेंगे ग्रोथ तो इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, यानी कि मान लीजिए 5% की ग्रोथ है तो अगले साल GDP हो जाएगी 105, यानी कि 5% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कमी की बात कर रहे हैं तो कमी का मतलब है कि जो हमारी GDP आज लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है उसमें 5% की कमी होगी। यानी कि अगर हम 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 95% अगले एक वर्ष के बाद में, यानी कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, ऊपर से इसमें कमी हो जाएगी। JP मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है लियो पुरी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लियो पुरी, इन्होंने स्थान लिया कल्पना मोर पारिया का। और इसके अलावा जो मुरली मैया हैं, क्या नाम है? मुरली मैया, ये JP मॉर्गन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। JP मॉर्गन की बात करते हैं तो यह एक अमेरिका के निवेश बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है जिसके अध्यक्ष और CEO है वर्तमान में जैमी डिमोन। बात करते हैं डारेन तांग की, तो ये बन गए हैं बीपो के नए अध्यक्ष, और वैन बॉक्समीर ये बने हैं वोडाफोन के। अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ राज्य के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो उस समय पहले CM बने थे अजीत जोगी जी, और 2000 से नवंबर 2003 तक ये CM रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य के। तो अब इनका निधन हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस खेल संगठन के साथ में मिलकर के सेफ होम अभियान की शुरुआत की? तो ये जो अभियान है इसकी शुरुआत इन्होंने की है फीफा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो WHO के द्वारा फीफा और यूरोपीय आयोग के साथ में मिलकर के घरेलू हिंसा के खतरे में जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनके समर्थन में इसकी शुरुआत की गई है। अभी एक सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि लॉकडाउन के दौरान दुनिया में घरेलू हिंसा बढ़ गई है, तो इसी के प्रति इस अभियान की शुरुआत की है विश्व स्वास्थ्य संगठन, फीफा और यूरोपीय आयोग ने। फीफा की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। अध्यक्ष इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो। और यूरोपीय आयोग के बारे में ध्यान रखना है कि ये यूरोपीय संघ की एक संस्था है जिसकी पिछले वर्ष अध्यक्ष बनी थी उर्सुला वॉन डर लियोन। भारतीय भारोत्तोलन संघ ने किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया? तो यहाँ पर नामांकित किया गया है 3 लोगों को। एक है पूनम यादव, दूसरे हैं रागला वेंकट और तीसरी है मीराबाई चानू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इन्हें इससे पहले भारत का जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जा चुका है और ये मणिपुर राज्य की खिलाड़ी हैं। रागला वेंकट की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं और पूनम यादव उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा पूनम यादव नाम से 2 लड़कियां हैं। एक है पूनम यादव जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, और एक है पूनम यादव जो कि है क्रिकेटर, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो ये आप देख सकते हैं मीराबाई चानू है, ये रागला वेंकट हैं और ये है पूनम यादव। इससे पहले संतोष झिंगन और बाला देवी को जो हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उनके द्वारा नामित किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। निशानेबाजी में किसको नामित किया गया है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। किताब पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है?
तो किताम पश्चिम बिहार जो है ये आपको मिलेगा सिक्किम राज्य में। पैराबोलिक प्रो कलेक्टर किस आईआईटी के द्वारा निर्मित किया गया? तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। बुंदेसलीगा जो कि लॉकडाउन के बाद में शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट है, ये है जर्मनी का एक फुटबॉल लीग। सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा किसने दिया? तो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा ने इस्तीफा दिया है। सॉफ्ट बैंक है जापान का, जिसका मुख्यालय आपको टोक्यो में मिलेगा। उज बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो ये बन रहा है उज नदी पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उज जो है ये रावी की सहायक नदी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किया गया? जिंगा मिल्लियू किस संगठन के प्रमुख हैं? गंगा कायक महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? कृषि निर्यात पर जो गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह है, इसके अध्यक्ष कौन है? और पवन हंस लिमिटेड कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और जो मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर के लिए कौन सा बेस्ट चैनल है, तो देखिए अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मुझे केवल एक ही टीचर पसंद है, वो है डॉक्टर गौरव गर्ग सर। यानी कि मैंने जब से भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई शुरू की तो मैंने केवल उन्हीं के वीडियो देखे हैं। अब देखिए मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि उनका तो इस समय पेड है, आप फ्री वाले भी कई सारे देख सकते हैं। बाकी जो भी टीचर आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे उनके द्वारा मैक्सिमम 10 से 12 या कहीं कहीं पर 15 क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। यानी कि करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन उनसे कवर नहीं कराए जाते हैं। अब यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि गौरव गर्ग सर को करंट अफेयर पढ़ाने का 5 से 7 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो अगर उन्हें 5 से 7 वर्षों का एक्सपीरियंस है और उन्हें भी 18 से 20 क्वेश्चन डेली कराने पड़ते हैं, तो जो लोग 1 से 2 वर्ष पढ़ा रहे हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन करा करके आपके करंट अफेयर में बेहतर स्कोर कैसे करा सकते हैं? कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, ये अलग बात है कि 20 कराएं, बाद में पूरे मंथ का जब करंट अफेयर होता है तो उसमें से आप बेस्ट चुन सकते हैं, लेकिन डेली बेस्ट चुनना मुश्किल नहीं होता है। तो शायद ही यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसे चैनल मिले जो कि 18 या 20 कराते हों, तो आप मिनिमम 2 चैनल को फॉलो करिए। कोशिश करिए कि 2 चैनल आपको जो भी अच्छे लगे उसे फॉलो करिए, और किसी के साथ में यानी कि किसी भी चैनल के साथ में भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जब तक वो अच्छा पढ़ा रहा है तब तक वो चैनल आपके लिए अच्छा है। टीचर से आपका रिश्ता सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके भविष्य का सवाल है। तो आप हमेशा बेहतर चुने और उसके अलावा नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पढ़ें, जो भी अच्छा पढ़ाए वो कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसके लिए आप रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि मिनिमम 2 चैनल को फॉलो करिए। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन है। बाकी आप लोग इतने काबिल जरूर हैं कि आप अपने तरफ से खुद चुनाव भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।